हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज आपकी इंग्लिश क्लास को हम ग्रामर से थोड़ा सा शिफ्ट करके आपको टेक्स्ट बुक की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है और मेरे पास टेक्स्ट बुक है और आप लोग भी उसी टेक्स्ट बुक के सहारे जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टेक्स्ट बुक को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ड्स को समझना, वर्ड्स को जानना, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है मैं आपको अल्टीमेटली एक्सप्लेन तो हिंदी में करूँगा। अगर इंग्लिश इनटू इंग्लिश करने लगूँगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी। तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो इंग्लिश में ही आपको सुनने में अच्छी लगेंगी। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इम्प्रूव योर वर्ड पावर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो किताब है, ये जो टेक्स्ट बुक है, इसको बहुत ही अच्छे राइटर्स ने लिखी है, अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हैं विच विल हेल्प यू आउट टू स्पीक इन इंग्लिश, जो आपको मदद करेगा अंग्रेजी बोलने में भी। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज इसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज़ हैव यू बुक, आप अपने बुक ले सकते हैं। और ये जो पेज है वो पेज है पेज नंबर 9, यानी कि ये जो चैप्टर आपको मिलेगा ये मिलेगा पेज नंबर 9 पर। ये जो चैप्टर है ये आपके पेज नंबर 9 पर है, पेज नंबर 9। तो इस चैप्टर को आप लोग ओपन करें और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि बिफोर यू रीड, जब आप पेज नंबर 9 पे जाएंगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हो गया कि क्रिसमस, जो कि आपको पता है इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, और प्रेजेंट का मतलब हो गया उपहार से, और इन द वर्ल्ड का मतलब दुनिया में। तो दुनिया में सबसे अच्छे उपहार के बारे में इस चैप्टर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम इस बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन आती है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड का मतलब क्या है ये समझते हैं। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड का मतलब है कि इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें, चलिए कुछ इसके बारे में जानते भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई उनको आप जानते हैं। लिखा है देयर आर सम डेट्स। डेट्स का मतलब तो आपको पता होगा दिनांक से है, और पीरियड्स का मतलब होता है समय से। पीरियड्स ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय काल जिसको बोलते हैं। जैसे मुगल पीरियड अगर आप आते हैं तो ये वो समय था जब मुगल राज करते थे। तो जो पैसेज है वो मैं पढ़ रहा हूँ बिफोर यू रीड वाला। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने डिक्शन को इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप लिसनिंग टू मी। आप मेरे को सुनना जारी रखें और मेरे इन वीडियोस को देखना भी जारी रखें। और जैसे मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आपका भी काम है, आपका भी ये दायित्व है, आपका भी ये लायबिलिटी है कि आप उसी तरीके से वर्ड्स को साउंड करें, अपने तरीके से नहीं, जो हम एक आपको सर्टिफाइड तरीका बता रहे हैं उसको। सो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। कहा जाता है कुछ डेट्स हैं और कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम है, कुछ समय चक्र होता है, कुछ समय होते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हिस्ट्री में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसकी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है। सिग्निफिकेंस का मतलब ये है। एंड दैट एवरीवन नोज, दैट एवरीवन नोज का मतलब हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और हमको याद भी रहता है। तो पूरी अगर दुनिया की बात करें तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी डेट्स होती है, कुछ ऐसा पीरियड्स ऑफ टाइम होता है जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और हर कोई उसको जानता और याद भी रखता है। अब कैसे आप 1947 को भूलेंगे, यानी कि 15 अगस्त की बात करी जाए और फिर मैं बात करूँ 1947 की, तो कैसे आप भूलेंगे? 26 जनवरी 1950 को आप कैसे भूलेंगे? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, राइट। और
26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया था, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, लागू हुआ था। उससे पहले जो भी हम नियम कायदे कानून जो मान रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनका अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई, उसको इस्टेब्लिश किया गया और लोगों ने फिर अपने आप को उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाने की भी कोशिश की। आज जो भी कुछ हम करते हैं हम कानून के दायरे में करते हैं, और वो कानून कहाँ पर है? वो कानून हमें हमारी बुक्स ऑफ लॉज के अंदर मिलता है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ऐसी डेट्स आप कैसे भूल सकते हैं? 2 अक्टूबर आप कैसे भूल सकते हैं? ये सारी डेट्स हैं जिनको आप पूरी दुनिया में याद रखते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि आप इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं हमारी ज़िंदगी में, और हर कोई उनको जानता भी और उनको याद भी रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, मेंशन्स वन सच डेट एंड इवेंट, यानी कि जो ये स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बहुत सी डेट्स में से वो एक डेट है, वो एक इवेंट है जिनको आप याद रखेंगे, जो इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं द स्टोरी यू विल रीड, जो स्टोरी भी आप पढ़ेंगे, मेंशन्स वन सच डेट, वो ऐसे ही एक डेट को मेंशन करती है, एक ऐसी ही एक डेट को याद दिलाती है, और न सिर्फ डेट को याद दिलाती है बल्कि उससे जुड़ी हुई जो घटना है उसको भी याद दिलाती है। अ वॉर का मतलब एक लड़ाई हुई थी, किनके बीच में हुई थी? ब्रिटिश के बीच में और जर्मन के बीच में हुई थी। यानी कि एक वॉर हुई थी जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुई थी, और वो वॉर कब हुई थी? वो वॉर जो हुई थी वो 1914 में हुई थी। तो अब अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसको कैसे भूल सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया ना कि आप 15 अगस्त को कैसे भूल सकते हैं, आप 26 जनवरी को कैसे भूल सकते हैं, आप 2 अक्टूबर को कैसे भूल सकते हैं, आप 5 सितंबर को कैसे भूल सकते हैं। ये वो सारी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और बहुत से लोग याद भी रखते हैं। तो ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर ये जो लेसन है, लेसन नंबर 1, इसके अंदर उसी इवेंट के बारे में, उसी डेट के बारे में आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिसको आप शायद नहीं भूलेंगे, या अगर आपको नहीं पता तो आप इस इवेंट को और इस डेट को आप जो है याद रखें। और ये डेट और इवेंट था, एक वॉर हुई थी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो 1914 में लड़ी गई थी। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? फिर आपसे एक सवाल भी डाल दिया जाता है, एक सवाल भी आपको दे दिया जाता है कि आप क्या गेस कर सकते हैं कि ये वॉर कौन सी थी? तो जैसे जैसे हम लोग नीचे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोग इस वॉर के बारे में और आपको समझाने की और कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम एक चीज़ आपको बता दें, जो उसका क्या नाम है, जो इसमें पैसेजेस दिए हुए हैं, हम सारे पैसेजेस को पढ़ेंगे तो एक पैसेज को समझाना, एक लेसन को समझाना, अलॉन्ग विद देयर ऑल दी पैसेजेस, सारे पैसेजेस के साथ शायद इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबा वक्त ले लेंगे, लगभग कुछ नहीं होगा। तो एक चैप्टर को समझाने में, बुझाने में मुझे मोटे मोटे तौर पर अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। मैं सारे पैरास को पढ़ता हूँ, तो हम इसमें से इम्पॉर्टेंट पैरा को पिक करेंगे और उनको आपको इसी तरीके से, जो रोज़मर्रा की जो हमारी भाषा है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे इसमें वर्ड दिया है स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को आप पा लें, स्पॉटेड। जैसे मैंने आपको स्पॉट किया था, कहाँ स्पॉट किया था? मैंने आपको संत कबीर नगर की जो मार्केट है सिमरियामा में, वहाँ मैंने आपको देखा था, मैंने स्पॉट किया था। सो दैट इज़ द वर्ड विच इज़ कॉल्ड SPOT, स्पॉट। तो ऐसे वर्ड्स को भी आप ध्यान रखिएगा। स्पॉट देख सकते हैं, ये जो वर्ड है SPOT, स्पॉट, किसी को ढूंढ निकालना, किसी को देख लेना, और किसी की जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो स्पॉटेड है। तो स्पॉटेड है कि आप किसी चीज़ को देखें, और वो कैसे देखें? बहुत ही इन्फॉर्मल तरीके से, जैसे आपका कोई इरादा नहीं था उसको देखने का, जाते जाते या आप कहीं रास्ते में थे और आपने किसी को स्पॉट कर लिया। इसके अलावा एक उसमें वर्ड आया है स्क्रॉच मार्क्स। मार्क्स, स्क्रॉच। स्क्रॉच मार्क्स का मतलब क्या होता है? जो स्क्रॉच आप समझते होंगे, ये कह सकते हैं जैसे ऐसे मार्क्स
जो आपके बर्न मार्क्स होते हैं, बर्न मार्क्स का मतलब BURN बर्न होता है। बर्न का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे मार्क्स जो जलने के बाद, जैसे अगर आपके हाथ में कोई एक बर्न मार्क है, यानी कि आपने कभी, हो सकता है आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया होगा, आपने कोई चीज़ गरम गरम उठा ली और उसका एक मार्क पड़ गया, तो ये जो बर्न मार्क है इसी को हम बोलते हैं स्क्रॉच मार्क। इसके बाद है रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब, जो इसका मतलब है रीस्टोर, किसी चीज़ को दोबारा यानी कि स्टोर कराना। तो रीस्टोर, जैसे आप, क्या होता है कई बार अपनी मेमोरी को रीस्टोर कराते हैं, जैसे आपके फ़ोन में एक मेमोरी होती है, आपके फ़ोन में एक रैम भी होती है, ऐसा उसमें टेक्निकल टर्म है। तो किसी चीज़ को आप दोबारा उसकी जगह पर पहुंचा दें तो उसको रीस्टोर बोलते हैं। यानी कि आप उसको अगर समझना चाहें तो उसको यहाँ पर जो इस बुक में जो वर्ड रीस्टोर दिया हुआ है उसका मतलब है रिपेयर से। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने पड़ेंगे। और एक वर्ड है विनीर करके, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो विनीर का मतलब जो यहाँ पर दिया गया थिन लेयर, थिन लेयर का मतलब एक बहुत पतली लेयर होती है। किस चीज़ की लेयर होती है? प्लास्टिक की होगी या डेकोरेटिव वुड की होगी, जो फर्नीचर पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। कभी कभी क्या होता है, एक पतली सी फर्नीचर पर कोई एक एक थिन लेयर होगी या प्लास्टिक की कोई लेयर होगी, तो उसको विनीर हम लोग बोलते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग इनकाउंटर करेंगे, आप इसमें देखेंगे और जो आपको समझना भी पड़ेगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ। ये जो बिफोर यू रीड है, इसमें जो वर्ड्स मैंने दिए उसको समझें। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब जिसकी आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस हो। और नोज का मतलब, नो से बना है नोज, नोज का मतलब होता है जानना। और रिमेंबर्स का मतलब है यहाँ पर याद रखना। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। इवेंट का मतलब है घटना। और उसके अलावा जो डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम है ये आपको पता है। तो अब इसके बाद मैं आपको आगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और इस चैप्टर को हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक का आपको मैंने वीडियो दिया है, इसको सुनिए, समझिए और ऐसे ही बुक ले करके राइट मेरे इस वीडियो को आप अलिदाया पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के थ्रू वॉच करेंगे। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।